हेलो बच्चों, कैसी चल रही पढ़ाई? एकदम खतरनाक खतरनाक ही चलना चाहिए। मैं लोकेश राजपूत और आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और इन सभी क्वेश्चंस को आप ज़रूर से ज़रूर अच्छे से सॉल्व कर लेना। लेकिन क्वेश्चंस को करने से पहले हम थोड़ा सा चैप्टर को समझते हैं, क्योंकि इसमें अगर आपने इस चैप्टर को समझ लिया तो आप क्वेश्चंस खुद से ही कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर का नाम क्या है। निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का मतलब क्या होता है या फिर इसका यूज हम कैसे करते हैं। देखो, किसी भी जगह का या किसी भी स्थान का या किसी तल में या समतल में किसी बिंदु या स्थान का निर्धारण करने के लिए, उस बिंदु को निर्धारित करने के लिए या पता लगाने के लिए कि ये बिंदु या कोई सा भी स्थान किस जगह पर है, ये सब चीज़ करने के लिए हमें निर्देशांक ज्यामिति की आवश्यकता होती है। कैसे? जैसे मान लो एक ये समतल है, ठीक है, ये एक समतल है, या आप मान लो कि आपकी कॉपी का एक पेज है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर एक बिंदु है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला बिंदु कहाँ पर स्थित है, तो आप कैसे बताओगे कि सर ये वाला बिंदु इस कॉपी की जो बाएं तरफ की ये रेखा है या ये लाइन है, इसके ऊपर वाले कॉर्नर पर है, या आप बोलो कि इस कॉपी के बाएं ऊपर वाले कॉर्नर पर बाएं तरफ, ठीक है। तो देखो, अगर आप ऐसे भी बताते हो तो कॉर्नर तो ये है मान लो, है ना, तो यहाँ पर ये बिंदु यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो एग्जैक्ट हम नहीं बता पा रहे हैं ना कि एग्जैक्ट बिल्कुल एकदम सही तरीके से कहाँ पर है ये बिंदु, ठीक है। अगर हम दूसरे तरीके से पता करने की कोशिश करें कि ये वाला बिंदु जो है ये इस तल के बाईं तरफ की जो रेखा है उससे 5 सेंटीमीटर इधर है ना, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। ठीक है, ये सही है, हमने इधर से 5 सेंटीमीटर दूरी पर बता दिया कि ये वाला बिंदु है। तो प्रॉब्लम ये है यहाँ पर भी कि ये 5 सेंटीमीटर दूरी यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, तब भी हम एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं ना कि कहाँ पर स्थित है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको पता लगाने के लिए हम बोलेंगे कि ये वाला बिंदु बाएं तरफ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है और दाएं मतलब नीचे वाली लाइन से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इस बिंदु को हम नीचे वाली लाइन से 9 सेंटीमीटर और बाएं वाली लाइन से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बता दिया। अब बिल्कुल एग्जैक्ट हमें पता पड़ गया कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है, ये कहाँ पर निर्धारित किया गया है, मतलब कि यहाँ पर निर्धारित किया गया है। तो देखो, जब हम एक मान बता रहे थे या एक तरीके से हम बता रहे थे तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे थे, क्योंकि एग्जैक्ट हम बता ही नहीं सकते। एक तरीके से बताएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट पता नहीं पड़ेगा कि कहाँ पर है। लेकिन अगर हमने दो मान से बताया, मतलब कि बाएं तरफ से 5 सेंटीमीटर और नीचे वाली लाइन से 9 सेंटीमीटर, इन दोनों को इतना इतना हमने बढ़ाया तो ये बिंदु यहाँ पर कहीं पर मिल रहा है, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी हम बिंदुओं का निर्धारण करेंगे या किसी स्थान का निर्धारण करेंगे तो हमें दो मानों की आवश्यकता होगी, है ना। एक मानों की आवश्यकता से हम नहीं कर पाएंगे, हमेशा दो मान की जरूरत पड़ेगी। इसमें एक हमें मिला 5 सेंटीमीटर, एक मिला 9 सेंटीमीटर। जब हमें ये दो मान मिल जाएंगे मतलब कि हम बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल एकदम सही वाला बिंदु या सही वाले स्थान की पता बहुत आराम से लगा पाएंगे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि ये क्या है, सड़क है ना, ये एक सोसाइटी की सड़क है। क्या है ये? एक सोसाइटी की सड़क, ये सोसाइटी की मेन सड़क है। मान लो कोई एक सोसाइटी है, उसकी ये वाली मेन सड़क है, मेन वाली। अब इसमें एक सड़क इधर जाती है, एक सड़क इधर जाती है, एक सड़क इधर जाती है, एक सड़क इधर जाती है और एक सड़क इधर जाती है। अब इसको हम S1 नाम दे देते हैं, इसको हम S2 नाम दे देते हैं, इसको हम S3 नाम दे देते हैं, इसको हम S4 नाम दे देते हैं और इस सड़क को हम S5 नाम देते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना मान लो वेस्ट, वेस्ट मतलब पश्चिम, और ये होगा ईस्ट, ईस्ट मतलब पूर्व। ऊपर मान लो नॉर्थ है और नीचे मान लो कि साउथ है। ये दिशा से इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। मान लो ये एक सड़क है, ये मेन सड़क है किसी सोसाइटी की, ठीक है। इस सड़क नंबर 1 पर भी 1 नंबर मकान है, 2 नंबर मकान है, 3 नंबर मकान है, 4 नंबर मकान है, 5 नंबर मकान है। इसी तरीके से सारी सड़क में इस तरीके से मकान हैं, ठीक है। तो इस तरीके के मकान है सारी सड़कों में, है ना, ठीक है। और यहीं पर कहीं मान लो सड़क नंबर 4 पर मकान नंबर 3 है अमन नाम के एक लड़के का, ठीक है। अब ध्यान से समझना कि मान लो
कहीं बाहर से अमन नाम के लड़के का एक दोस्त आता है इस सोसाइटी में, और यहाँ पर आपसे पूछता है, यहाँ पर आकर, ठीक है, यहाँ पर आकर आपसे पूछता है कि अमन का घर कहाँ पर है इस सोसाइटी में। तो आप उसको बताते हो कि चले जाओ आगे और घर नंबर 3 अमन का है, ठीक है। अब आपकी सुनकर वो आगे तो चला जाएगा सोसाइटी में, लेकिन आगे जाकर वो देखो सड़क नंबर 1 में भी घर नंबर 3 है, सड़क नंबर 2 में भी घर नंबर 3 है, 3 में भी 3 नंबर का घर है, 4 में भी है और 5 में भी है। अब उसको एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा कि ये वाला घर अमन का है? वो तो देखो यहाँ पर जाएगा पहले, तो यहाँ पर 3 नंबर घर जाएगा, नहीं मिलेगा। यहाँ पर जाएगा 3 नंबर घर पे जाएगा, नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर जाएगा 3 नंबर घर पर जाएगा, नहीं जाए। जब वो सब में घूमकर जब सड़क नंबर 4 पे पहुंचेगा और घर नंबर 3 में जाएगा, तब उसको अमन का घर पता पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि बहुत ज़्यादा उसको टाइम लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इस तरीके से बताते हो कि सड़क नंबर 4 में अमन का घर है, ठीक है, ऐसा बता सकते हो, तो वो जाएगा सीधा सड़क नंबर 4 में जाएगा। अब भैया वो पहले अमन का घर देखने के लिए, अब उसको ये तो पता नहीं है किस नंबर पर घर है, बस इसको ये पता चल गया कि अमन का घर सड़क नंबर 4 पर है। तो वो 4 पर जाएगा, पहले घर पर जाएगा, नहीं पता चलेगा। दूसरे घर पर जाएगा, वो बोलेंगे कि यहाँ पर कोई अमन है ही नहीं। फिर वो जाएगा तीसरे घर पर, तब उसको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो रही है, मतलब एकदम से वो बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पर नहीं पहुँच पा रहा है, आई बात समझ। लेकिन अगर आप उसको ऐसा बताते हो कि आप यहाँ से जाना सड़क नंबर 4 पर, घर का नंबर है 3, वहीं पर रहता है कौन? अमन। तो देखो जब वो एक मान बता रहा था, या तो सड़क का बता रहा था तब भी डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहे थे, या फिर घर का नंबर बताया था, क्योंकि इतनी सारी सड़क हैं, इतने सारे घर हैं, तो वो डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहा था, है ना। लेकिन अगर उसने बताया कि सड़क नंबर 4 पर घर नंबर कितना है? 3 है, तो उसने 2 मान का उपयोग करा ना, एक मान ये सड़क का बताने को, एक मान का उपयोग करा घर बताने का। तो वो यहाँ पर जाएगा सड़क नंबर 4 पर और डायरेक्ट पहुँचेगा घर नंबर 3, और किससे मिलेगा? अमन से मिलेगा। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग किसी बिंदु, मान लो कोई से भी तल या किसी तल में या समतल में किसी बिंदु या फिर स्थान का निर्धारण करने के लिए उपयोग किया जाता है, और इसका निर्धारण करने के लिए हमेशा हमें 2 मानों की ज़रूरत पड़ती है। एक मान के जरिए हम इन चीज़ों का पता नहीं लगा पाते हैं। तो मुझे लगता है कि निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है और हम क्यों इसका उपयोग करते हैं, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इंसान देखो किसी भी समतल में या तल में किसी बिंदु या किसी स्थान का निर्धारण करने के लिए हमेशा हमें 2 लांबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें एक रेखा को हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं और एक को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। 2 लांबिक रेखाओं की आवश्यकता पड़ेगी हमेशा किसी भी बिंदु या स्थान का निर्धारण करने के लिए। एक रेखा को हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। जो बिछी हुई रेखा होगी उसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? क्षैतिज रेखा, ठीक है, क्षैतिज रेखा। और जो खड़ी रेखा होगी उसको हम बोलेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। तो मान लो कहीं पर भी हमें किसी पॉइंट का पता लगाना है ना, किसी बिंदु का पता लगाना है या किसी स्थान का पता लगाना है, तो हमेशा 2 रेखाओं का उपयोग किया जाता है, ठीक है। 2 लांबिक रेखाओं का उपयोग किया जाता है। बिछी हुई रेखा को क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा, और जो खड़ी रेखा होती है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। और इन दोनों रेखाओं के जरिए जो तल बनता है, अब ये एक तल बन गया ना, दोनों रेखाओं के जरिए जो तल बनता है उसको हम बोलते हैं क्या? कार्तीय तल या निर्देशांक तल। क्या बोलते हैं? कार्तीय तल या निर्देशांक तल, ठीक है। इन रेखाओं को क्या बोलते हैं? एक होती है क्षैतिज रेखा और एक होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। इन रेखाओं को से मिलकर ही क्या बनता है? कार्तीय तल बनता है या फिर निर्देशांक तल। इस पूरे को क्या बोलते हैं? कार्तीय तल या निर्देशांक तल, ठीक है। कार्तीय तल या फिर हम बोल सकते हैं कि निर्देशांक तल है, ठीक है। क्या है? निर्देशांक तल, कार्तीय तल या फिर निर्देशांक तल। और इन दोनों रेखाओं को क्या बोलते हैं? निर्देशांक अक्ष। ध्यान रखना, इन दोनों रेखाओं को क्या बोलते हैं? इन दोनों रेखाओं को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? निर्देशांक अक्ष, निर्देशांक अक्ष, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, दोनों रेखाओं को तो हम निर्देशांक अक्ष के रूप में जानते हैं, लेकिन जो रेखा क्षैतिज रेखा होती है उसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। तो इसे क्या बोलते हैं?
एक्स अक्ष से प्रदर्शित करते हैं और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको हम वाई अक्ष से प्रदर्शित करते हैं। और इस पूरे तल को 4 भागों में हम बांटते हैं जिसका नाम होता है चतुर्थांश। किस में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं जिसे हम बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक है, ये वाला है पहला चतुर्थांश, ये वाला है दूसरा चतुर्थांश, ये वाला है तीसरा चतुर्थांश, ये वाला है चौथा चतुर्थांश। क्या बोलते हैं इसको? चतुर्थांश। इस तल को, ये तल क्या है? कार्तीय तल है या निर्देशांक तल है। इसको 4 भागों में बांटते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। घड़ी की उल्टी दिशा में हम नंबरिंग करेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और इन सबको क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश बोलते हैं। इसे बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, इसे बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, इसे बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थांश। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो चतुर्थांश नंबर 1, चतुर्थांश नंबर 2, चतुर्थांश नंबर 3, चतुर्थांश नंबर 4। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया? ध्यान से समझना क्योंकि यही चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, बस इससे अलग कुछ भी नहीं है। और जहां पर ये दोनों रेखा प्रतिच्छेद करती, प्रतिच्छेद करना मतलब काटना। ठीक है, तो काटती हैं उसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु, जहाँ पर भी ये रेखा प्रतिच्छेद करती हैं उसको मूल बिंदु बोलते हैं। इसको हम जीरो से प्रदर्शित करते हैं मूल बिंदु को। इतना आपको मुझे लगता है कि समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है ना। यही सब पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। आई बात समझ? अब देखो यहाँ पर हम नंबरिंग करें, ये तो है नॉर्मल रेखा। अगर हम इन पर रेखाओं पर नंबर कर देते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। इसी तरीके से हम इधर करेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गए और 6 हो गया। 1 2 3 4 5 और एक और 6 कर दो। 1 2 3 4 5 और 6। देखो एक्स अक्ष पर जो रेखा होगी, सीधे हाथ तरफ जो मान होंगे वो होंगे सब प्लस के और उल्टे हाथ तरफ सब क्या होते हैं? माइनस के होते हैं। इसी तरीके से बाएं अक्ष पर जो रेखा है उसके ऊपर की तरफ सारे प्लस के होंगे और नीचे क्या होंगे? माइनस के होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है रेखा, ये चतुर्थांश या फिर ये तल बनाते समय। ठीक है, अब देखो बाएं अक्ष से मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है, ये ठीक है, ये कोई बिंदु है, तो बाएं अक्ष से, इसको नीचे बना देते हैं, तो बाएं अक्ष से किसी बिंदु की दूरी है ना, बाएं अक्ष से किसी बिंदु की दूरी एक्स के निर्देशांक बोला जाता है। ठीक है, इस बिंदु पर अगर हम बाएं अक्ष से जाएंगे तो किधर जाएंगे? एक्स के निर्देशांकों की तरफ जाएंगे। मतलब इतने गए तो 1 पे पहुंचे, इतने गए तो 2 पे पहुंचे, इतने गए तो 3 पे पहुंचे, इतने गए तो 4 पे पहुंचे, इतने गए तो 5 पे पहुंचे। तो बाएं अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को हम एक्स निर्देशांक बोलते हैं। ठीक है, एक्स के निर्देशांक, और इसी को हम बोलते हैं क्या? भुज। क्या बोलते हैं? भुज। एक्स के मान को हम भुज बोलते हैं, एक्स के निर्देशांक को हम क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। और एक्स के निर्देशांक क्या होता है? बाएं अक्ष से किसी बिंदु की दूरी। ठीक है, अगर हम बात करें इसी तरीके से एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, देखो हम बाएं से जा रहे थे तो किस तरफ जा रहे थे? एक्स अक्ष की तरफ जा रहे थे। अब ऐसे ही हम एक्स से जाएंगे तो किस तरफ जाएंगे? बाएं अक्ष की तरफ जाएंगे। मतलब कि एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को बाएं के निर्देशांक बोला जाता है। ठीक है, तो बाएं के निर्देशांक किसे बोला जाता है? एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को, और इसे हम बोलते हैं क्या? कोटि। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि एक्स के जो निर्देशांक होते हैं उसको हम भुज बोलते हैं, और बाएं के जो निर्देशांक होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कोटि बोलते हैं। ठीक है, एक्स के निर्देशांक को भुज बोलते हैं और बाएं के निर्देशांक को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। हमेशा याद रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, एक्स के निर्देशांक को क्या बोलते हैं? भुज, और बाएं के निर्देशांक को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। अब इसको लिखते कैसे हैं? देखो हमेशा जब भी हम लिखेंगे तो भुज और कोटि को हम, भुज को हम पहले लिखेंगे, ठीक है, और कोटि को हम लिखेंगे बाद में। ठीक है, और हमेशा इसमें क्या लगा देते हैं? हम कोष्टक लगा देते हैं। मतलब भुज और कोटि को हमेशा कोष्टक के अंदर लिखते हैं, भुज को पहले लिखते हैं और कोटि को बाद में लिखते हैं। मतलब कि एक्स के मान को हम पहले लिखते हैं और बाय के मान को हम बाद में लिखते हैं। मान लो कि किसी बिंदु का भुज है एक्स, है ना, मान लो किसी बिंदु का भुज क्या है? भुज का मान है एक्स और कोटि का मान है बाय, तो हम कैसे लिखेंगे इसे? एक्स और बाय, क्योंकि हम ये क्या है? भुज है,
और ये क्या है, कोटि है। आई बात समझ। तो भुज क्या होता है, x का मान, और कोटि क्या होता है, y का मान। और इसे कैसे लिखते हैं, कोष्टक में लिखते हैं। मान लो यहाँ पर x का मान कितना है, 5 है, और y का मान कितना है, इधर भी 5 है ना। तो पहले x का मान लिखेंगे 5 और फिर लिखेंगे हम y का मान कितना, 5। तो इस तरीके से हम निर्देशांकों को लिखते हैं। तो x निर्देशांक को हम भुज बोलते हैं, y निर्देशांक को हम कोटि बोलते हैं, x y के निर्देशांक को हम x y करके इस तरीके से, पहले भुज फिर कोटि, इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब एक और चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ समझना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब मान लो कोई बिंदु है यहाँ पर, कहाँ पर, 3 पे है। मान लो 3 पर है कोई ए बिंदु। ठीक है, ये थोड़ा घुचड़ पुचड़ हो गया, लेकिन आपको समझ आ गया होगा। अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे होंगे तो आपको सब चीज़ समझ आई होंगी। मान लो क्या है, एक्स अक्ष पर बिंदु 3 पर कोई बिंदु है ए, किस निर्देशांक पर, 3 पर, x के मान 3 पर बिंदु ए है ए। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक लिखिए। तो ठीक है, हम लिखते हैं। निर्देशांक हमेशा हम कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे x का मान, फिर लिखेंगे y का मान, और कोष्टक लगा देंगे, मतलब पहले भुज और कोटि, इस तरीके से लिखेंगे। आई बात समझ। तो देखो, जब हम इस बिंदु ए के निर्देशांक लिखेंगे तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, x का मान। x का मान क्या है, 3 है। तो चलो हमने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ, x का मान क्या लिख दिया मैंने, 3 लिख दिया। ठीक है, अब भैया y का मान कहाँ से ढूंढे। मान लो देखो, यहाँ पर कोई बिंदु था, तो हमने x का मान तो 5 यहाँ पर लंब खींच के पता कर लिया था, और यहाँ पर इधर लंब खींचा y अक्ष पे, तो y का मान 5 पता कर लिया था। लेकिन यहाँ पर x का मान तो 3 है, अपन को पता चल गया, लेकिन y का मान अब इधर हम ऐसे लाइन खींचेंगे तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, मतलब कहाँ पर आ रहा है, 0 पर आ रहा है। तो यहाँ पर y का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, y का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि सीधा सा कहने का मतलब मेरा ये है, जब x अक्ष पर कोई बिंदु होगा, है ना, अक्ष पर होना चाहिए, इधर उधर नहीं, अक्ष पर। जब भी x अक्ष पर, मान लो अभी 3 है, यहाँ पर मान लो 4 पर b आ गया, तो जब भी x अक्ष पर कोई बिंदु होगा, वहाँ पर y का मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, कि जब भी x अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो y का मान क्या होगा, 0 हो जाता है। क्योंकि देखो यहाँ पर y का मान कहाँ पर है, x अक्ष पर होगा, तो जाहिर सी बात है y कहाँ पर है, यहाँ है, और ये मान क्या है, 0 है। सीधी सी बात है ना। और इसी तरीके से कोई बिंदु अगर मान लो y अक्ष पर है, मान लो y अक्ष पर ये 4 है, ठीक है, ये हो गया, मान लो कोई C बिंदु है। ठीक है, तो y अक्ष पर 4 है, तो y का मान तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले हम लिख देंगे 4 किसकी जगह, y की जगह। y हमेशा कहाँ लिखा आता है, बाद में लिखा आता है, क्योंकि y कोटि होता है। और अब यहाँ पर क्या होगा, x का मान क्या होगा, x ये है। तो देखो, बिंदु अगर यहाँ होता है तो x का मान 1 हो जाता है और y का मान 4 हो जाता है, लेकिन y अक्ष पर बिंदु है तो x का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। x का मान क्या है, 0। x का मान हमेशा पहले लिखते हैं। तो जब भी एक चीज़ याद रखना कि कोई सी बिंदु y अक्ष पर होगा तो वहाँ पर x का मान कितना होगा, 0 हो जाएगा। और x अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0 होता है, और y अक्ष पर x का मान क्या होता है, 0 होता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, अब एक और चीज़ कि देखो, यहाँ मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, जो बीच में मूल बिंदु है इसके निर्देशांक होते हैं 0 0। ठीक है, लगभग सब चीज़ आपको अब क्लियर हो गई होगी। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, फिर हम आगे क्वेश्चंस को करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, देखो, हमेशा प्रथम चतुर्थांश में जो भी निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, प्लस प्लस के होंगे। मतलब एक्स वाला भी प्लस का होगा और y वाला भी क्या होगा, प्लस का होगा। क्योंकि देखो, यहाँ पर x वाला प्लस का है और y वाला प्लस का है। मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम निर्देशांक लिखें तो पहले हम क्या लिखेंगे, x का मान लिखेंगे। x का मान कितना है, 1 है। ठीक है, और y का मान कितना है, मान लो यहाँ पर 2.5 है, तो पहले 1 लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे 2.5। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये दोनों क्या है, प्लस के। तो हम कह सकते हैं कि चतुर्थांश 1 में निर्देशांक हमेशा क्या होंगे, प्लस प्लस के होंगे। इसी तरीके चतुर्थांश 2 में देखो, x क्या होगा, देखो इस साइड ये x अक्ष पर है, x क्या है, माइनस का है, तो x होगा माइनस का, और y क्या है, प्लस का है, तो प्लस का होगा। तो चतुर्थांश 2 में
हमेशा निर्देशांक माइनस प्लस के होंगे, मतलब x का मान माइनस का होगा और y का मान प्लस का होगा। मतलब यहाँ पर अगर कोई बिंदु आता है तो देखो x y कितना होगा, यहाँ पर 4 हो गया और x कितना होगा या 2 हो गया। तो इस बिंदु को हम कैसे लिखेंगे, x का मान पहले लिखते हैं तो -2 और y का मान क्या है 4। तो इस तरीके से लिखेंगे, थोड़ा ना एक माइनस का x माइनस का और प्लस का y, ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके चतुर्थांश 3 में दोनों जो है माइनस माइनस के होंगे, है ना, x भी माइनस का होगा और y भी माइनस का होगा। तो निर्देशांक कैसे होंगे, माइनस माइनस होंगे। चतुर्थांश 4 में प्लस माइनस होगा, मतलब कि x का मान प्लस में जाएगा, देखो ये x का मान प्लस में है और इसमें y का मान क्या है माइनस में। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है तो 3 से ये पॉइंट x का मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है और y का मान कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो हमें कैसे लिखेंगे, x पहले लिखते हैं 3 भुज, बाद में लिखेंगे हम -4। तो इस बिंदु की ये क्या हो गए, निर्देशांक हो गए। तो चतुर्थांश 1 में प्लस प्लस, चतुर्थांश 2 में माइनस प्लस, चतुर्थांश 3 में माइनस माइनस और चतुर्थांश 4 में प्लस माइनस। इस तरीके से हम प्रदर्शित करते हैं निर्देशांकों को। तो बच्चों ये थे निर्देशांक ज्यामिति का कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। अब आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल इसी पे से क्वेश्चन है। अगर आपने इतना समझ लिया ना, आप बोल रहे होंगे सर ने टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया, इतना टाइम बर्बाद कर दिया। टाइम बर्बाद नहीं किया मैंने आपका। अब इस चैप्टर में से अगर आपने इतना समझ लिया ना, इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। आपके जितने भी नंबर का इस चैप्टर में से आएगा 7 से 8 नंबर का, पूरे मार्क्स यहीं से आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ये आपने समझ लिया ना, अब आगे के इस चैप्टर के कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप बड़ी आराम से कर पाओगे। चलिए अब हम चलते हैं इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट 2-4 क्वेश्चन की तरफ, और फिर अगर आपने इतना कर लिया तो अब आपको इस चैप्टर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इस चैप्टर का पहला और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, आकृति में अक्षों पर अंकित बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। ठीक है, इन अक्षों पर ये बिंदु हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो इनके हमें क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिंदु ए के देखते हैं, ABCD से चलते हैं, बिंदु ए के निर्देशांक देखते हैं। देखो बिंदु ए के निर्देशांक क्या है, मैंने क्या बोला, हमेशा निर्देशांक हम पहले x मान लिखेंगे फिर y का मान लिखेंगे। तो बिंदु ए के निर्देशांक क्या है, देखो x का मान कितना आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, तो पहले हम लिख लेंगे 4 बिंदु ए के। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, a बराबर मतलब ए के निर्देशांक क्या है 4 है। और x अक्ष मैंने अभी क्या बताया था, पीछे बताया था कि किसी बिंदु का भी अगर कोई बिंदु x अक्ष पे है तो उसका y अक्ष पर मान क्या होगा, 0 होगा। मतलब x बराबर अगर 4 है तो इसका y का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। आई बात समझ। तो a के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 4 और 0 हो जाएंगे। अब हम चलते हैं b के निर्देशांक पता करते हैं। ठीक है, b के कर रहे हैं, है ना, आप ऐसे लिख देना, a का निर्देशांक है 4 और 0 है ना। अब इसी तरीके से आप लिख देना b के निर्देशांक जो भी निकलेंगे वो लिख देना। ठीक है, तो b के देखते हैं, b कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो देखो मैंने क्या बोला था कि जब कोई बिंदु y अक्ष पर होगा तो वहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बिंदु y अक्ष पर कितने नंबर पर है, 3 इकाई पर है ना, 3 एकक दूरी पर है। तो y की जगह क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और जब y अक्ष पर है तो x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई बात समझ। तो ये हो गए b बिंदु के निर्देशांक। अब हम चलते हैं यहाँ पर c बिंदु के निर्देशांक देखते हैं। ठीक है, c बिंदु के देखो ये कहाँ पर है, x अक्ष पर है। ठीक है, c जो बिंदु है वो कहाँ पर है, x अक्ष पर है। तो जब भी x अक्ष पर c बिंदु है तो y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहले हम क्या लिखते हैं, भुज लिखते हैं, तो x का मान लिखते हैं। तो x का मान कितना है, -5 है। ठीक है, x का मान क्या है, -5 है। y का मान कितना होगा, 0, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है तो वहाँ पर y का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि y कहाँ पर होता है, वो 0 पर ही होता है। कोई बिंदु यहाँ पर होता है तो मतलब y 1 पर हो जाता है, इस तरीके से। अब हम चलते हैं बिंदु D की तरफ। D को देखो, ये है D को, D किस अक्ष पर है, y अक्ष पर है। D किस अक्ष पर है, y अक्ष पर है। तो y का मान कितना हो गया, -4। जब भी y का मान D कोई बिंदु y अक्ष पर होगा तो वहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और x हमेशा हम पहले लिखते हैं, तो ये वाले निर्देशांक क्या आ गए, इस तरीके से 0 और -4 आ जाएंगे। अब एक और बिंदु बचा है हमारा, कौन सा, E नंबर का, ये यहाँ पर है। E नंबर का बिंदु कहाँ पर है,
ई नंबर का बिंदु है अपना एक्स अक्ष पर, कितना मान दिया है उसका 2/3, मतलब 2/3। ई बिंदु का कहाँ पर है, एक्स अक्ष पर है। जब कोई बिंदु एक्स अक्ष पर होगा तो उसका बाय का निर्देशांक या बाय के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, मतलब बाय का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्स अक्ष पर है तो कहाँ पर है, 2/3 पर, ये लिख दिया एक्स की जगह, और बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0 हो जाएगा। एक्स का मान हमेशा पहले लिखते हैं, बाय का मान हमेशा बाद में लिखते हैं। एक्स के निर्देशांक को हम भुज बोलते हैं, बाय के निर्देशांक को हम कोटि बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और इस तरीके से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत अच्छे से कर देंगे। चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, कार्तीय तल में किसी बिंदु को निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। ठीक है, ये हो गया कार्तीय तल, मैंने अभी बताया था। इसको निर्धारित करने वाली ये हो गई क्षैतिज रेखा और ये हो गई ऊर्ध्वाधर रेखा। तो मैंने क्या बताया था कि क्षैतिज रेखा को हम क्या बोलते हैं, नाम बताने तो इसको बोलते हैं हम एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं, वाय अक्ष बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप कर देंगे। अगला क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। मतलब कि क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो इस तल में कितने भागों में हम बांटते हैं, 4 भागों में हम बांटते हैं। पहला होता है प्रथम चतुर्थांश, ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है तृतीय चतुर्थांश, ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो क्या होगा, 4 नाम कौन कौन से होंगे, ये होगा प्रथम चतुर्थांश, या फिर आप ये बोल सकते हो कि चतुर्थांश अकेला बोल दो, चतुर्थांश नंबर 1, ये होगा द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, और ये होगा तृतीय चतुर्थांश, और ये होगा चतुर्थ चतुर्थांश। सभी को चतुर्थांश ही बोलते हैं, लेकिन हमने 4 भागों में बांटा, इसलिए प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कर दोगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये 2 रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, आपस में मिलती हैं, इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। तो देखो इसमें ये दोनों रेखाएं कहाँ पर मिल रही हैं, यहाँ पर मिल रही हैं। तो वो यही तो पूछ रहा है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो कहाँ पर करती हैं, यहाँ पर। इसको हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। मतलब कि ये दोनों रेखाएं, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, जहाँ पर भी प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, जिसे हम ओ से दर्शाते हैं। आई बात समझ। तो इस तरीके के क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछे जाएंगे, जो ऑलरेडी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसी अभी पहले वीडियो में सब चीज़ें समझा चुका हूँ, वहाँ से बाहर आपका जाने वाला नहीं है। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, वो क्वेश्चन को और आप अच्छे से कर लीजिए, फिर आपकी मेरी गारंटी है कि आपके एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन में एक आपको आकृति दी जाएगी इस तरीके से, और आपसे कुछ क्वेश्चंस उस आकृति को देखकर आपको करने हैं। कुछ भी पूछ सकता है, मैंने आपको इतना बताया ना, उतनी में से ही पूछेगा, लेकिन आपको आकृति भी दे सकता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन इसने पूछा है कि बी के निर्देशांक बताना है हमें। यहाँ पर अब हमें देखना है बी बिंदु कहाँ पर है। देखो बी बिंदु यहाँ पर है, इसके हमें निर्देशांक लिखना है। तो एक बात याद रखना कि निर्देशांक हमेशा कैसे लिखते हैं, हम एक्स और वाई के रूप में लिखते हैं। एक्स क्या होता है, भुज होता है, वाई क्या होता है, कोटि होती है। तो बी बिंदु के अगर हम निर्देशांक लिखें तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक्स, बी बिंदु पर जो भी एक्स पर मान है, एक्स पर कितना मान है, -5 है, तो एक्स की जगह क्या लिखेंगे, -5 लिखेंगे। और वाई पर कितना मान है, 2 है, तो -5 और 2, ये होगा बी बिंदु के निर्देशांक। हम कैसे पहचानते हैं कि बाय अक्ष से बिंदु तक की दूरी को एक्स के निर्देशांक होता है, तो -5 तक आया है तो -5। एक्स अक्ष से बिंदु तक की दूरी बाय के निर्देशांक होते हैं, कहाँ तक आया, 2 तक आया है। तो एक्स का मान कितना है, -5, और बाय का मान कितना हैगा, 2 हैगा। कहाँ का, इस बिंदु बी का। तो इसके निर्देशांक क्या होगा, ये होगा। अगला क्वेश्चन है सी के निर्देशांक बताइए। सी के निर्देशांक, बिंदु सी कहाँ पर है, ये है, इसके निर्देशांक। तो पहले हम क्या करेंगे, एक्स का मान लिखेंगे। एक्स कहाँ पर है, देखो बिंदु सी एक्स से देखें तो कहाँ पर आ रहा है, 5 पर आ रहा है, ये होगा 5। ठीक है, और बाय कहाँ पर आ रहा है, -5 पर आ रहा है, तो ये होगा -5। तो बिंदु सी के निर्देशांक क्या है, 5 -5। ठीक है, इस तरीके से हमें पता लगाना है। अब ये अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु।
तो सबसे पहले देखो -3 कहाँ पर है, ये है, ठीक है, और -5 कहाँ पर है, ये है। तो -3 से हम ऐसी लाइन खींचेंगे, कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है, और -5 कहाँ पर है, ये है, मतलब कौन सा बिंदु है, ई नंबर का। तो क्या लिख देंगे हम, -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है, ई वाला है। तीसरे का आंसर है हमारा क्या, ई। तीसरे का आंसर क्या है, ई है। और पहले का आंसर क्या था, -5 और 2। दूसरे का क्या था अपना, -5 सॉरी 5 -5, ठीक है। और तीसरे का क्या है अपना, तीसरे का है ई, है ना। अब देखते हैं चौथा प्रश्न, है ना। ये था दूसरा, ये था पहला। चौथा क्या बोलता है, 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो यहाँ पर देखो 2, ओनली 2, प्लस का 2, प्लस का 2 क्या है, ये है, ठीक है। और -4 कहाँ है, ये है। तो प्लस के 2 से एक लाइन हमने ऐसी खींची और ऐसी खींची। तो कौन से बिंदु पर आ रहे हैं हम, जी पर। तो चौथे नंबर का आंसर क्या होगा, निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है, जी है, ठीक है। चौथे नंबर का आंसर क्या हो गया, जी हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन के हैं ये ABCD भी ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। डी का भुज बताना है, बिंदु डी का भुज बताना है। अब यहाँ पर देखो डी कहाँ का, डी है ये वाला, ये बिंदु। तो डी भुज क्या होता है, मैंने अभी बताया कि एक्स का मान भुज होता है, वाई का मान कोटि होता है ना। पहले भुज होता है, बाद में कोटि होता है। तो बिंदु डी यहाँ पर है। डी किस अक्ष पर, अगर डी का मान अगर हम एक्स अक्ष पर देखें तो क्या आ रहा है, नीचे ये देखो यहाँ तक लाइन आ रही है, मतलब 6। इसी को हम क्या बोलेंगे, भुज बोलेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, डी का भुज कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। एक्स का मान ही भुज होता है। अब अगला क्वेश्चन है एच की कोटि, बिंदु एच की कोटि। छठे नंबर का क्वेश्चन है बिंदु एच की कोटि। एच कहाँ पर है, ये है एच वाला। और कोटि क्या होती है, जो भी बाय अक्ष पर मान होते हैं उन्हें हम कोटि बोलते हैं। तो देखो इस बिंदु पर बाय अक्ष पर अगर हम मान देखें तो क्या आ रहा है, -3। तो क्या आ जाएगा इसका, -3। बिंदु एच की कोटि क्या हो जाएगी, -3, ठीक है। एच की कोटि -3। अब बिंदु एल के निर्देशांक, एल कहाँ पर है, यहाँ पर ये है। एल कहाँ पर है, ये है। देखो एल के निर्देशांक हम कैसे लिखेंगे, एल के निर्देशांक हम लिखेंगे, पहले हम क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, फिर लिखते हैं वाई। तो मैंने क्या बताया था, जब भी वाई अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो वहाँ पर एक्स का मान कितना होगा, 0 होगा। तो ये 5 क्या है, एल बिंदु कहाँ पर है, वाई अक्ष पर है। तो एक्स का मान तो सबसे पहले हो जाएगा 0, और वाई का मान कितना है, 5 है, क्योंकि 5 पर ही ये बिंदु है। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0 और 5 हो जाएंगे। अगला 8वां क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में से ये पूरे क्वेश्चन बने हैं, मतलब 8 ABCD करके आप कर सकते हो, जैसा भी आप करो। ये आपकी बुक का भी लास्ट वाला क्वेश्चन है, प्रश्नावली 3.2, है ना। ऐसा कुछ आप देख लेना, बुक में देख लेना, आपको मिल जाएगा। बिंदु एम के निर्देशांक, एम बिंदु कहाँ पर है, अब एम बिंदु ढूंढो, ये है एम बिंदु -3 पर है, किस अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, ठीक है। जब भी कोई बिंदु एक्स अक्ष पर होगा तो वाई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके निर्देशांक हम कैसे लिखते हैं, पहले भुज लिखते हैं, मतलब एक्स का मान लिखते हैं। तो -3 तो हो जाएगा, क्योंकि ये -3 पर एम बिंदु है। वाई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई बात समझ। तो ये क्वेश्चन 8 क्वेश्चन इस क्वेश्चन से पूरे के पूरे थे। बच्चों अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया, मैं मानता हूँ कि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है ना, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। और अगर आपने इतना समझ लिया ना, निर्देशांक ज्यामिति से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। क्वेश्चन यही आएंगे, घुमा फिरा के यही आएंगे, आपसे यही सब चीज़ें पूछी जाएंगी। बस आपने जो मैंने अभी पहले बेसिक बताया आपका, वो अगर स्ट्रॉन्ग कर लिया आपने, तो आप क्वेश्चन कुछ भी आ जाए वो कैसा भी बना के दे दें, आएगा बुक में से ही, बाहर से नहीं आएगा। तो बहुत अच्छे से आप इसमें से 7 से 8 नंबर आप उठा लोगे, ये मेरी आपको गारंटी है। बस आपने अगर वीडियो अच्छे से देखा है, तो वीडियो लंबा भले ही हो गया हो, लेकिन आप अच्छे से देख लेना अगर आपको मार्क्स लेकर आना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब कुछ आज निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर नंबर 3 जो है क्लास 9 मैथमेटिक्स का, आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो आपके दोस्तों, आपके भाई बहनों, आपके फ्रेंड्स सभी को ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी ये चीज़ें समझ आ सकें। मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।